तो आज हम लोग देखेंगे डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस क्या होता है इसको पहले हम लोग वर्बली समझ लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरेटिकली भी देखेंगे। ऐसे मान लीजिए फैजल, मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी बुआ को फ़ोन मिलाइए, तो आप बुआ को फ़ोन मिला लोगे? जी सर, फोन करूंगा, लग जाएगा। फ़ोन करोगे लग जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जो है सिर्फ मोबाइल नंबर डायल करके मिलाइए तो मिला लोगे? हाँ सर, मोबाइल नंबर अगर याद रहेगा डायल करेंगे तो याद लग है कि जाएगा। नहीं है? सर याद तो नहीं है, उसमें फोन में नहीं है, कांटेक्ट में जाना है पड़ेगा। ना? जी सर। तो जी ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नेम से सेव करते हैं। जब भी हमको डायल करना होता तो हम लोग नेम से डायल करते हैं, यही होता है ना? जी। जी सर। अच्छा। और अगर मैं नेम से जो है खाली नाम लिख दूं, नंबर ना उसमें जो है सेव करूं, तो क्या डायल हो जाएगा? नहीं सर, तब नहीं, कहाँ डायल नहीं होगा। डायल होगा। यानी हम लोग नेम यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन जो है वो नंबर यूज़ कर रहा है, यही तो होता है। जी सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग नाम आसानी से याद कर सकते हैं पर नंबर इतनी आसानी से याद नहीं कर सकते ये हैं। कर सकते ठीक हैं। है, तो ऐसे ही नेटवर्क पे क्या होता है कि जब इतने सारे सर्वर हैं, अगर मैं ऑल वर्ल्ड देखूं, जैसे यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं जिनको हम लोग जो है क्या करते रहते हैं, एक्सेस करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या उनका आपको आईपी पता है, तो शायद नहीं पता होगा आपको। जैसे मैं आपसे पूछूं यूट्यूब सर्वर का आपको आईपी पता है, तो आप बोलेंगे नहीं पता है। लेकिन आप यूट्यूब साइट पर एक्सेस कर लेते हैं। कैसे डालते हैं? www.youtube.com साइट पे डालेंगे, वेब ब्राउज़र पे आपकी साइट ओपन हो जाएगी। होता है कि नहीं होता जी सर। है ना? तो चूंकि नेम हमको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन आईपी हम इतनी जल्दी याद नहीं रख सकते हैं। तो फिर कोई ना कोई तो एक बीच में होगा जो मीडिएटर होगा, जो ये सब काम कर रहा होगा। मैं नेम में डाल रहा हूँ लेकिन सिस्टम को तो आईपी चाहिए ना, क्योंकि सिस्टम तो आईपी से कम्युनिकेट करता है, उसको नेम से मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिर वो कौन है, ऐसा मीडिएटर कौन है? तो वो मीडिएटर आपका कौन है? डीएनएस सर्वर। कौन है? डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर है। ठीक है, तो इसी और डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। तो समझ गए कॉन्सेप्ट? जी। जी सर। अगर मैं ये जो आपके स्क्रीन पर टोपोलॉजी आ रही है, मान लीजिए यहीं पर कहीं ये जो आईएसपी का इधर वाली ये जो पोर्शन है, यहाँ पर जो है ये एक सर्वर लगा हुआ है गूगल का। ये गूगल का सर्वर है। ठीक है, अब हमने इस वाले पीसी पर डाला www.youtube.com। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो PC1 है, PC1, ये क्या करेगा? सबसे पहले तो youtube.com का आईपी क्या है ये पता करेगा, और ये पता करने के लिए किसके पास जाएगा? डीएनएस सर्वर के पास में। और इसको कैसे पता चलेगा डीएनएस सर्वर का आईपी कहाँ पर है, क्या है डीएनएस सर्वर का आईपी? तो जब हम इसके जहाँ पर हम आईपी डालते हैं, वहीं पर आप नीचे देखोगे प्रीफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस का ऑप्शन दिया रहता है। कभी ध्यान दिया है? जी सर। अगर नहीं दिया तो मैं दिखा दूं। यहाँ पर रन पर अगर मैं ncpa.cpl डालूँ, तो जब हम पीसी पर अपने लैन कार्ड पर आईपी देते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिए, ये टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज़, तो ये देखिए ये आपका फॉलोइंग, ये तो सिस्टम का आईपी एड्रेस है जो कि हम डीएचसीपी सर्वर से ले रहे हैं, और ये डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो ये प्रेफर डीएनएस मतलब ये नेम की जो है, नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए किस पीसी से संपर्क करेगा? ये वाले पीसी से। पहले ये वाले पीसी पर जाएगा, फिर अगर ये नहीं होगा तो ये वाला पीसी यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ से डीएनएस सर्वर जी की सर। इंफॉर्मेशन इसको मिलती है। तो ये पहले जाएगा डीएनएस सर्वर के पास में अपनी क्वेरी को लेके, ऐसे जाएगा। ये डीएनएस सर्वर के पास गया अपनी क्वेरी को लेके, भाई पूछेगा भैया ये www.youtube.com कौन है, इसका क्या आईपी है? तो ये जो डीएनएस सर्वर है ये अपने डेटाबेस में से चेक करेगा और फिर पीसी को बताएगा कि ये इसका आईपी है। तो अब पीसी को क्या पता चल गया? आईपी पता चल गया। अब मान लो ये यूट्यूब का सर्वर है,
youtube.com, ये यूट्यूब का सर्वर यहाँ कहीं नेट पे लगा हुआ है। फिर ये उस आईपी से फिर ये पीसी उससे क्या करेगा, कनेक्टिविटी करेगा। अब ये यहाँ से फिर से जाएगा और ये यूट्यूब के पास जाएगा और यूट्यूब फिर उसको जो है उसका आंसर देगा और पेज आपका यूट्यूब का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो डीएनएस सर्वर है, ये जो डीएनएस सर्वर है, ये मेन काम क्या करता है, नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजॉल्व करने का काम करता है। क्या करता है, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम रिजॉल्व करने का काम। रिजॉल्व, कन्वर्ट नहीं बोलेंगे, रिजॉल्व। नेम से आपको आईपी बताएगा क्या आईपी है और आईपी से फिर फर्दर बताएगा कि क्या नेम है। ठीक है, तो इस तरह से रिजॉल्व करता है। इसके लिए होस्ट रिकॉर्ड यूज़ किए जाते हैं। क्या रिकॉर्ड यूज़ किए जाते हैं, होस्ट रिकॉर्ड। दो तरह के रिकॉर्ड हम यूज़ करते हैं। नेम टू आईपी के लिए होस्ट रिकॉर्ड होता है और आईपी टू नेम के लिए पीटीआर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, पीटीआर की फुल फॉर्म क्या है, पॉइंटर। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या डीएनएस, तो कल हम लोग ने डीएचसीपी सर्वर देख लिया है। ठीक है, तो एक्सप्लेन आप कर लोगे डीएचसीपी सर्वर को और डीएचसीपी सर्वर कैसे काम करता है ये भी कल हम लोग ने डिस्कस किया था। कितने स्टेप में कम्युनिकेशन पूरा होता है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डीएनएस, एक्सप्लेन करेंगे, फिर कैसे वर्किंग होती है, पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ होता है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डीएनएस इज यूज्ड टू रिजॉल्व ह्यूमन रीडेबल नेम्स। ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे google.com क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल नेम है, हम लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो डीएनएस क्या करता है, रिजॉल्व करता है ह्यूमन रीडेबल नेम को, किसमें, आईपी एड्रेस में। ठीक है, लेकिन जो मशीन होती हैं जैसे कि पीसी डज नॉट यूज नेम, वो लोग यूज नेम को यूज नहीं करते हैं, वो किसको यूज करते हैं, एड्रेस को। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 एड्रेस को यूज करते हैं और हम लोग किसको यूज करते हैं, नेम को यूज करते हैं, क्योंकि नेम आर मच ईजियर फॉर अस, नाम याद रखना हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो एंड रिमेंबर देन आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस को याद रखना थोड़ा सा टफ टास्क है। तो व्हाट्स द आईपी एड्रेस, अगर मैं आपसे पूछूं youtube.com का आईपी एड्रेस है तो शायद आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, व्हेन यू टाइप, जैसे ही आप अपने जो है वेब ब्राउज़र पर youtube.com टाइप करते हो इनटू अ वेब ब्राउज़र पे, योर डिवाइस विल आस्क अ डीएनएस सर्वर फॉर द आईपी एड्रेस। तो आपकी डिवाइस किससे कांटेक्ट करेगी, डीएनएस सर्वर से कांटेक्ट करेगी कि youtube.com का आईपी एड्रेस क्या है। और डीएनएस सर्वर योर डिवाइस यूज कैन बी मैनुअली कॉन्फ़िगर और लर्न वाया डीएचसीपी। और आपका जो डिवाइस होगा उसको डीएनएस सर्वर के बारे में कैसे पता चलेगा, या तो आप मैनुअल डीएनएस में जाके, जहां मैंने दिखाया था वहां पर आप खुद मैनुअल डीएनएस सर्वर का आईपी डालोगे, या डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को कि तुम्हारे डीएनएस सर्वर का आईपी क्या रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये सिनेरियो आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने लिखा IP config स्पेस स्लैश ऑल, मैंने PC1 पे ये कमांड चलाया IP config स्पेस स्लैश ऑल। तो जब आप IP config स्लैश ऑल चलाओगे तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि आपका IP क्या है, आपका सबनेट मास्क क्या है, आपका गेटवे क्या है, आपका DNS सर्वर क्या है। तो यहाँ से आपको अपने DNS सर्वर का IP दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा डीएनएस सर्वर का IP 8888। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए कि अब अगर आपको क्लाइंट के पीसी पर जो है डीएनएस सर्वर का IP देखना है या अपना IP देखना है या गेटवे का IP देखना है, तो क्या कमांड चलाओगे, IP config स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ऑल कमांड चलाओगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें आपको डीएनएस सर्वर पे फोकस करना है। अब मैंने डीएनएस सर्वर का जैसे हमने लिखा नेम टू आईपी आपको अगर पता करना है तो आप क्या कमांड यूज करते हो, ns lookup। क्या कमांड यूज करेंगे, ns lookup। तो जैसे ही आपने ns lookup कमांड के साथ में अपना नेम जो है लिख के एंटर किया, जैसे youtube.com,
तो ये सबसे पहले किसको भेजेगा, डीएनएस सर्वर को भेजेगा। ये देखिए सर्वर क्या है, dns.google, ये गूगल का डीएनएस सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस 8.8.8.8 है। और फिर गूगल ने उसको आंसर दिया कि जिसको आप सर्च करना चाहते हो youtube.com का, उसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, ये आईपी वर्जन 6 एड्रेस है, ये आईपी वर्जन 4 उसका एड्रेस है। ठीक है, तो आपने पिंग youtube.com जैसे ही किया तो देखिए यही आईपी से आपको रिप्लाई आ रहा है, 172.217.25.110 से आपका रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने जो है यहाँ पर जब ये nslookup youtube.com किया था तो आपके पीसी से एक रिक्वेस्ट गई किसके पास में, डीएनएस सर्वर के पास में, कि youtube.com का आईपी एड्रेस क्या है। और जो है सर्वर ने बताया कि youtube.com का आईपी एड्रेस 172.217.25.110 है। ठीक है, तो इस तरह से आईपी रिजॉल्व होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक राउटर बीच में लगा हुआ है R1, तो इन दिस केस R1 इज नॉट एक्टिंग एज अ डीएनएस सर्वर। यहाँ पर R1 पे मैंने राउटर पे कोई भी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया है और क्लाइंट, और ना ही इसको मैंने एज अ क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया है। इट इज़ सिंपली फॉरवर्डिंग पैकेट। ये क्या करेगा, राउटर पे आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है डीएनएस सर्वर के लिए। ठीक है, ये सीधे जो है उस क्वेरी को क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो नो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड ऑन R1। आगे क्वेरी को फॉरवर्ड करने के लिए आपको राउटर के ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये वायर्स आर्क से कुछ पैकेट को हम लोग ने कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सोर्स क्या है, ये आपके पीसी का आईपी है। डेस्टिनेशन क्या है, 8.8.8.8 है। प्रोटोकॉल डीएनएस टाइप का प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेरी है किस टाइप की, ए टाइप की, कि youtube.com क्या है। ठीक है, फिर देखिए 8.8.8.8 की तरफ से क्लाइंट को रिस्पांस आया है क्वेरी का, ये क्या है, ये रिस्पांस है। ठीक, तो रिस्पांस क्या है, ए का रिस्पांस आया कि youtube.com का आईपी ए रिकॉर्ड क्या है, 172.17.25.110 है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला। फिर उसके बाद ये देखिए ये फिर से क्वेरी गई, डीएनएस क्वेरी कि 4A youtube.com का क्या है, तो उधर से फिर आंसर आता है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें यूज़ की गई, एक सिंगल ए और एक 4 बार ए। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो इन्हीं दोनों को ही हम होस्ट रिकॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सिंगल ए रिकॉर्ड होता है ये आईपी वर्जन 4 को मैप कराता है नेम से आईपी में, ये आईपी वर्जन 4 के लिए यूज़ होता है। और जो 4 बार ए है ये आपका किसके लिए यूज़ होता है, आईपी वर्जन 6 के लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें पोर्ट नंबर, तो डीएनएस सर्वर का अगर हम आपसे पूछें पोर्ट नंबर क्या है तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि डीएनएस सर्वर पोर्ट क्या यूज़ करता है। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर जो है जो क्वेरी होती है और जो रिस्पांस होता है वो यूडीपी यूज़ होता है। टीसीपी इज़ यूज्ड फॉर डीएनएस मैसेज ग्रेटर देन 512 बाइट के, अगर जहाँ ज़्यादा ग्रेटर है मैसेज साइज तो टीसीपी यूज़ होता है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर क्या है, 53। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कोई प्रोटोकॉल है जो यूडीपी और टीसीपी दोनों प्रोटोकॉल यूज़ करता है तो आप बोलेंगे डीएनएस। कौन सा प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर कौन सा है, 53। ठीक है, चलो, तो जितनी बार, अब जैसे मान लीजिए ये जो PC1 था इसने क्या किया, अपने डीएनएस सर्वर से क्वेरी किया और उस क्वेरी का आंसर पीसी क्या करता है, अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस कैशे। ठीक है, तो हर बार सर्वर के ऊपर जो है रिक्वेस्ट नहीं जाती है, एक बार रिक्वेस्ट सॉल्व हो गई तो पीसी क्या करता है, उसको अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब कैशे मेमोरी को देखने के लिए क्या कमांड होता है, ipconfig//display DNS। क्या कमांड होता है, ipconfig//
डिस्प्ले डीएनएस। तो जितने ये देखिए ये आपकी कैशे मेमोरी में सारे नेम टू आईपी सब कुछ जो है यहाँ पर स्टोर है। ये देखिए ये रिकॉर्ड उसका आईपी क्या है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टोर रहती हैं कैशे मेमोरी में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अपनी कैशे मेमोरी को क्लियर करना है, कभी कभी क्या होता है नेट सब कुछ सही चल रहा होता है पर पीसी पर नेट नहीं चल रहा होता है, तो एक बार आप क्या करिए कमांड प्रॉम्प्ट पे ipconfig स्पेस /फ्लश डीएनएस कर दीजिए। फ्लश डीएनएस से क्या होती है कैशे मेमोरी पूरी क्लियर हो जाती है, यानी नेक्स्ट टाइम फिर से ये सर्वर से क्वेरी करेगा और आपका पेज ओपन करके दे देगा। तो कैशे मेमोरी को क्लियर करने के लिए क्या कमांड होता है, डीएनएस कैशे को क्लियर करने के लिए ipconfig स्पेस /फ्लश डीएनएस। और अब डीएनएस डिस्प्ले डीएनएस करके देखोगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब बात आती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में पीसी है, मेरे पास सर्वर नहीं है डीएनएस सर्वर, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को या अपनी जो है मैंने एक लोकल सर्वर बना रखा है उसको हम नेम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या बिना जो है डीएनएस सर्वर बनाए मैं नेम से फाइल को रिजॉल्व कर सकता हूं या सिस्टम को रिजॉल्व कर सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने पीसी के सी ड्राइव में जाना होगा, विंडोज़ में जाना होगा, सिस्टम 32 में जाना होगा, ड्राइवर्स के अंदर जाना होगा, ईटीसी के अंदर आपको एक फ़ाइल मिलेगी HOSTS नाम से होस्ट्स। इस फाइल के अंदर आपको क्या करना है, जो है नेम और आईपी मेंशन कर देना है और सेव करके चले आना है। फिर आप उस नेम से एक्सेस करेंगे, आपका नेम एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरफ आपको आईपी लिखना है और इस तरफ नेम लिखना है। ठीक है, जो भी नाम आप लिखना चाहें, जैसे मैंने अपने पीसी का आईपी दे दिया 192.168.0.101 दे दिया, फिर नेम दे दिया www.aman.com, ये नाम दे दिया। तो अब मैं aman.com से अगर पिंग करूँगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये इंडिविजुअल पीसी पर ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँगा PC2 से aman.com को तो रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी फाइल में चेंजेस नहीं किए, मैंने सिर्फ PC1 की फाइल में चेंजेस किए हैं। तो सेंट्रलाइज अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा। तो डीएनएस इन सिस्को आईओएस में अगर आपको डीएनएस करना है तो कैसे करेंगे, तो फॉर होस्ट इन अ नेटवर्क यूज़ डीएनएस। अगर आप जो है नेटवर्क में डीएनएस को यूज़ करना चाहते हैं, यू डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर डीएनएस ऑन राउटर्स। अगर नेटवर्क में कहीं डीएनएस सर्वर लगा हुआ है, किसी होस्ट पे कॉन्फ़िगर है, तो राउटर पे आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं। दे विल सिंपली फॉरवर्ड डीएनएस मैसेज लाइक एनी अदर पैकेट, जैसे दूसरे पैकेट को फॉरवर्ड करता है वैसे ही उसको भी फॉरवर्ड कर देगा। हाउएवर अ सिस्को राउटर्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ डीएनएस सर्वर, जैसे आपने कल देखा था कि हमने सिस्को राउटर को एज अ डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, उसी तरह से आप इसको डीएनएस सर्वर की तरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स रेयर, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। इफ़ एन इंटरनल डीएनएस सर्वर इज़ यूज्ड, अगर आप इंटरनल कंपनी में अपना एक डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहे हैं, यूजली इट्स विंडोज़ और लिनक्स सर्वर, तो वो किस पे बना होगा, या तो विंडोज़ पे बना होगा या तो लिनक्स सर्वर पे बना होगा। ठीक है, सिस्को राउटर कैन ऑल्सो बी कॉन्फ़िगर्ड एट डीएनएस क्लाइंट, आप राउटर को भी एज अ डीएनएस क्लाइंट की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करने के लिए ग्लोबल मोड पे जाना होगा, आईपी डीएनएस सर्वर सबसे पहले लिखना होगा। इससे आप बता देंगे कि ये जो राउटर है वो डीएनएस सर्वर की तरह ट्रीट होगा। और उसके बाद आपको कुछ मैपिंग करनी होगी आईपी होस्ट नाम, और उसको क्या आईपी देना चाहते हो वो आप जो है जिस आईपी को जो नेम देना है इस तरह से उसमें आप होस्ट रिकॉर्ड की एंट्री कर दोगे। ठीक है, इसके बाद जो है आईपी नेम सर्वर, तो ये कॉन्फ़िगर अ डीएनएस सर्वर दैट मान लीजिए जैसे ये तो आपने जो है होस्ट रिकॉर्ड राउटर पे डाल दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड जो राउटर के पास ना हो तो वो किससे अपनी क्वेरी को सॉल्व करेगा, तो उस सर्वर का आईपी इसमें दे देंगे। तो आईपी नेम सर्वर, और आपने अपने नेम सर्वर का आईपी डाल दिया, तो अगर जो है डीएनएस सर्वर ने R1 ने क्वेरी सॉल्व कर दी तो वेल एंड गुड, और अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है तो इस सर्वर से जो है क्वेरी करेगा। ठीक है, और आईपी डोमेन लुकअप का मतलब क्या होता है कि ये जो है इनेबल R1 टू परफॉर्म डीएनएस क्वेरी, यानी इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है।
तो ओल्ड वर्जन आईपी डोमेन लुकअप कमांड होता है। तो ये क्या है कि ये क्वेरी को क्या करेगा, अब डीएनएस की क्वेरी को ये खुद जो है अपनी क्वेरी लेके डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, तो ये सर्च करेगा डीएनएस सर्वर कौन है और वहाँ पर अपनी क्वेरी को सेंड करेगा। तो यहाँ पर डीएनएस सर्वर देखिए मैंने पीसी पर किसका डाला हुआ, 0.1। 0.1 किसका है, राउटर का है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा, पिंग PC2 -N1, मतलब एक ही बार रिप्लाई दे। तो देखिए आपको पिंग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह से डीएनएस के पास क्वेरी जा रही है और फिर क्वेरी का आंसर मिलते ही तब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, अब किसी youtube.com को पिंग किया। अब ये क्वेरी सबसे पहले किसके पास जाएगी, राउटर के पास जाएगी, लेकिन राउटर की रिकॉर्ड में तो youtube.com है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा google.com को। ठीक है, ये देखिए गूगल जो डीएनएस सर्वर है गूगल वाला, वो राउटर को जो है अपनी इंफॉर्मेशन आंसर देगा। राउटर उसको क्या करेगा, अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर करके PC1 को सेंड कर देगा। ठीक है, और PC1 फिर YouTube से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेटवर्क पर जब भी नेम से जो है कोई भी साइट एक्सेस करते हो तो इसी तरह से एक्सेस होती है। ठीक है, शो देखने के लिए आपके राउटर पे कौन कौन से रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, तो शो होस्ट नाम का कमांड होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है R1, PC1, PC2, PC3 और youtube.com। youtube.com देखिए ये टेम्परेरी दिखा रहा है। टेम्परेरी का मतलब इसने कहीं और से लर्न किया है, ये इसकी कैशे मेमोरी में स्टोर है। बाकी सब परमानेंट है, यानी इस पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो जब पहली बार आप राउटर पर जैसे आपने लिखा डू पिंग youtube.com, तो ट्रांसलेटिंग youtube.com ये एरर आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने नेम सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया और आईपी डोमेन लुकअप कमांड चला दिया। अब पिंग करेंगे तो आपका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने अपने डोमेन डीएनएस सर्वर का आईपी आपने बता दिया है। इसी तरह से डोमेन नेम भी आप डाल सकते हैं। आपकी कंपनी में अगर डोमेन नेम यूज़ हो रहा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने कमांड्स क्या देखी, ipconfig/all देखा, nslookup। ipconfig/all से क्या होता है, ये सब क्लाइंट की कमांड है। आप सारी इंफॉर्मेशन आईपी की यहाँ से दिख जाती है। nslookup नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए होता है। ipconfig/display DNS कैशे मेमोरी को देखने के लिए होता है, कैशे मेमोरी को क्लियर करने के लिए होता है, और कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा नेम टू आईपी। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी डीएनएस सर्वर से हम बताएंगे कि हम डीएनएस सर्वर बनाने जा रहे हैं। आईपी होस्ट से हम होस्ट रिकॉर्ड नेम टू आईपी मैपिंग करेंगे। ठीक है, नेम सर्वर से हम सर्वर का आईपी बताएंगे और ये क्वेरी करें इस कमांड से इनेबल कर देंगे। और डोमेन नेम अगर देना है तो डोमेन नेम दे देंगे। सो होस्ट से हम होस्ट रिकॉर्ड की एंट्री को चेक करते हैं राउटर के ऊपर। ठीक है, तो क्या पर्पस है, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम रिजॉल्व करने के लिए हम लोग डीएनएस का यूज़ करते हैं, क्योंकि आईपी हम लोग जनरली याद नहीं रख सकते इतने सारे सर्वर्स की, तो हम नेम का यूज़ करते हैं। बेसिक फंक्शन कैसे काम करता है डीएनएस ये मैंने आपको बता दिया, और कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकली अभी हम लोग करके देखेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट कमांड विल डिस्प्ले पीसीज डीएनएस सर्वर। कौन से कमांड से आपको पीसी के डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन मिलती है। पाउज करके आप टिक करें। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। 2 आंसर आपको सेलेक्ट करने थे। ठीक है, अगर आपने बी और डी सोचा है तो इससे बिल्कुल सही सोचा है। आईपी कॉन्फ़िग से भी डिस्प्ले डीएनएस की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, nslookup से भी मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनएस सर्वर आर ट्रू, सेलेक्ट 2। 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आईपी वर्जन 4 के लिए ए होता है और आईपी वर्जन 6 के लिए 4 ए होते हैं, 3 ए नहीं होता है। ठीक है, और ग्रेटर देन 500 वो टीसीपी होता है। तो a Cisco router can be configured a DNS server and DNS clients at the same time, ये सही है। ठीक है, तो B और D हो जाएगा। PC1 is configured to use an external server। PC1 को हमने एक्सटर्नल सर्वर
एज अ एक्सटर्नल सर्वर यूज़ किया DNS सर्वर के रूप में। व्हाट DNS कमांड इज़ नेसेसरी ऑन R1 टू इनेबल दिस। ठीक है, तो एक्सटर्नल अगर DNS सर्वर है तो हमको R1 पर कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्को iOS कमांड शोज कैशे नेम IP एड्रेस मैपिंग। तो मैपिंग देखने के लिए आपके पास में कमांड जो होता है IP कॉन्फ़िग डिस्प्ले DNS, अच्छा राउटर पे देखना था, सॉरी PC पर नहीं देखना है, तो राउटर पर देखना है तो शो होस्ट कमांड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल कैन होस्ट यूज टू ऑटोमेटिकली लर्न द एड्रेस ऑफ देयर DNS सर्वर। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है कैन होस्ट यूज टू ऑटोमेटिकली लर्न एड्रेस ऑफ देयर DNS सर्वर। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, DHCP के जरिए हमको ऑटोमेटिकली अपने आप पता चल जाता है कि मेरा DNS सर्वर क्या है। ठीक है, तो अब ये हम लोग को प्रैक्टिकल करके देखना है। इस तरह से हमको टोपोलॉजी बनानी है और फिर हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट रूट टू इंटरनेट ऑन R1। इस पे डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना है इस तरफ जाने के लिए। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कॉन्फ़िगर PC1 एंड PC2 PC3 टू यूज़ 1.1.1 एज अ DNS सर्वर। ये मेरा DNS सर्वर है। कॉन्फ़िगर R1 टू यूज़ 1.1 इट्स DNS सर्वर। अच्छा, R1 को भी DNS सर्वर यही यूज़ करना है। होस्ट एंट्रीज़ आपको जो है कॉन्फ़िगर कर देनी है अपने DNS सर्वर पे R1 फॉर एंट्रीज़ ऑन R1 पे ये एंट्री कॉन्फ़िगर करनी है R1 PC1 PC2 ये पिंग PC1 बाय नेम यूज़ सिमुलेशन मोड फॉर दिस स्टेप फ्रॉम PC1 टू youtube.com। ठीक है, तो चलिए ये प्रैक्टिकल हम लोग करके देख लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पर ये इंटरनेट है तो पैकेट ट्रेसर पर तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक राउटर यहाँ पर लगा लेते हैं और 2 सर्वर लगा लेते हैं, एक राउटर और एक PC। तो पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। तो 2 राउटर ले लेते हैं। एक स्विच ले लेते हैं, PC ले लेते हैं और सर्वर ले लेते हैं एक इधर, और ये हमारा क्या रहेगा youtube.com रहेगा। इसको हम लोग कर देते हैं youtube.com और ये हम लोग का रहेगा DNS सर्वर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये मेरा क्या है ISP है और ये मेरा R1 है और ये PC3 है, ये PC2 है और ये PC1 है। ठीक है, ये SW1 है। केबल ले लेते हैं, 2 ही पोर्ट होंगी इसमें, तो एक पोर्ट और कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ और इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। इधर का जो नेटवर्क चल रहा है वो मैं मान लेता हूँ 192.168.0/24 चल रहा है। यहाँ पर हम लोग 0.1 दे देंगे, ये हम लोग का 0.10, 0.20 और ये 0.30 रहेगा। इधर हम लोग IP दे देंगे 203.113.0/30 का IP दे देंगे। तो यहाँ पर रहेगा
0.1 और इधर रहेगा 0.2 और सर्वर को हम लोग दे देंगे 1.1.1.1/24 का और इस पे हम लोग दे देते हैं इधर हम लोग दे देंगे 172.16.70 दे देते हैं /24 का और इस तरफ दे देंगे 0.254 और इधर भी हम लोग दे देंगे 0.254। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आईपी हम लोग दे देते हैं। इस पे 1.1.1.1 दे दिया, 24 के हिसाब से सबनेट मास्क दे देंगे और 1.1.1.254 दे देंगे। इसी तरह से इस पे भी आईपी दे देते हैं 172.16.112.70 255.0 172.16.112.254। ठीक है, अब इस पे आईपी दे देते हैं यहाँ पर नो कर दिया, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम ISP दे दिया। ठीक है, इंटरफेस F0/0 कर दिया, IP एड्रेस 1.1.1.254 और उसका सबनेट मास्क दे देंगे और नो शट कर देंगे। इसी तरह से इंटरफेस F0/1 में आ जाएंगे और IP एड्रेस दे देंगे 172.16.112. ये हो जाएगा और इसको नो सेट कर देंगे और इंटरफेस F1/0 में आ जाएंगे और IP एड्रेस 252 कर देंगे और यहाँ पर 203.113.1 कर देंगे और एंटर कर देंगे और नो सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इस पे आ जाएंगे यहाँ पर नो कर देंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम R1 कर देंगे और इंटरफेस F0/0 में आ जाएंगे, IP एड्रेस 203.113.2 कर देंगे 255.255.252 और नो सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस F0/1 में आ जाएंगे और यहाँ पर IP एड्रेस दे देंगे 192.168.0.1 और 255.255.255.0 कर देंगे और नो सेट कर देंगे। ठीक है, ये आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। PC पर भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.0.10 कर देंगे और
गेटवे हमारा 0.1 होगा और DNS सर्वर 1.1.1.1 होगा। ठीक है, इसी तरह से इस दूसरे पीसी पर भी कॉन्फ़िगर करेंगे, 192.168.0.20 कर देंगे और 192.168.0.1 हमारा गेटवे होगा और 1.1.1.1 हमारा क्या होगा, DNS सर्वर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे और 192.168.0.30 कर देंगे और 0.1 हो जाएगा आपका गेटवे और 1.1.1.1 आपका DNS सर्वर हो जाएगा 0.1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जितना भी रूट है हमको इस तरफ ट्रांसफ़र करना है, तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिख देंगे IP रूट 0.0.0.0, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट बोलते हैं, 203.0.113.1 पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और टू वे कम्युनिकेशन के लिए हम इधर से भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं IP रूट 0.0.0 डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दे देंगे, 203.0.113.2। अभी मैं IP से पिंग करके चेक कर लेता हूँ क्या रिप्लाई आ रहा है, तो 1.1.1.1। तो रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, मैंने YouTube पर भी IP को कॉन्फ़िगर कर दिया। इन पे DNS सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 1.1.1.1 और इस पर भी अपनी लैब के लिए इसको DNS सर्वर को हम 1.1.1.1 कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉन्फ़िगर DNS सर्वर ये हो गया है, कॉन्फ़िगर R1 टू यूज़ इतना, तो R1 पर हमको क्या करना है, 1.1.1.1 डालना है एज इट DNS सर्वर। ठीक है, तो देखिए पैकेट ट्रेसर में अगर मैं बात करूं आपको, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, अगर मैं पीछे जाऊं और आपको कमांड दिखाऊं, यहाँ पर जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन IP DNS सर्वर, तो पैकेट ट्रेसर में जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे R1 को अगर मुझे DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो IP होस्ट और क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वर्ड आ रहा है नेम ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं IP DNS सर्वर, तो आई थिंक यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं IP DNS और क्वेश्चन मार्क करूं, तो अनरिकॉग्नाइज कमांड आ रहा है। ऐसा कोई कमांड नहीं है IP के बाद। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए IP के बाद तो DHCP है, डोमेन है, DNS नहीं है, तो इस पे आप DNS सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मुझे करना है तो एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को DNS सर्वर जैसा कि रियल लाइफ में होता है, तो हम लोग इस पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ से सर्विसेज में चले जाते हैं और यहाँ पर देखिए DNS सर्वर है, इसको आप ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आप नेम दे दीजिए जैसे PC1 और एड्रेस दे दीजिए 192.168.0.10 और ऐड कर दीजिए। फिर PC2 और इसका IP एड्रेस दे दीजिए 192.168.0.20 और इसको भी ऐड कर दीजिए। तो ये इस तरह से हम सारे होस्ट रिकॉर्ड यहाँ पर सेव कर देते हैं।
0.30 ऐड कर देंगे। फिर www.youtube.com, ठीक है, तो यहाँ पर हम YouTube का IP डाल देंगे 172.16.112.70 और इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं जो है यहाँ पर youtube.com खाली ऐड कर दूँ तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर DNS सर्वर लिखूँ, DNS.server, तो यहाँ पर 1.1.1.1 और इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ से आप रिकॉर्ड्स चेंज कर सकते हैं, IP वर्जन 6, नेम सर्वर रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पिंग करता हूँ youtube.com को। तो मैंने यहाँ पर लिखा कमांड प्रॉम्प्ट पे ping youtube.com और सिमुलेशन पे चलते हैं और एंटर करते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं। तो देखिए कहाँ पे जाता है, ये पहले आपका ये राउटर के पास गया, राउटर से दूसरे राउटर ISP पास गया, फिर DNS सर्वर के पास गया, ठीक है। DNS सर्वर ने उस क्वेरी को सॉल्व किया और ये किसको भेजेगा, PC1 के पास जाना चाहिए। ये PC1 के पास क्वेरी सॉल्व होके जाएगी। अब इसको पता चल गया youtube.com का जो है IP क्या है। अब ये वापस जाएगा, किसके पास जाएगा, youtube.com के पास में, ये देखिए। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है और youtube.com उसको रिस्पॉन्स देगा और पेज आप पे खुल जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन आपका होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको करिए, प्रैक्टिस करिए और डाउट सारे क्लियर करिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।